हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने इस चैनल पर यूपी टेट के मैथ सेक्शन के प्रैक्टिस सेट के लिए एक सीरीज़ शुरू की है। ये उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके रियल एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और आपका जो रियल एग्ज़ाम है उसको देख के इसके फॉर्म किया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि अगर ये लंबाई और चौड़ाई दोनों 20% बढ़ रही है, इसका ये मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई ये 20% इसमें 2 बार आएगा, तो इसलिए इसका जो टोटल बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 20 + 20 + 20 गुणे 20/100, यानी कि 40 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 44%। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको कई और मेथड से कर सकते हैं, बट ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। मैं आपको जितने भी शॉर्ट ट्रिक हो सकते हैं उसी से क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका टाइम कम से कम लगे। दूसरा क्वेश्चन है, 36 + 2√323 का वर्गमूल क्या है। अब यहाँ पे देखें तो ये √323 है ये। अब यहाँ पे अगर हम देखें a + b के होल स्क्वायर में क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसका ये मतलब है यहाँ पे 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ से। अब ये जो √323 है ये a गुणे b के बराबर है, यानी a गुणे b इक्वल टू यहाँ पे है √323। ठीक है। अब अगर 323 का हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 गुणे 17। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 323 आएगा, तो ये हमारे पास यहाँ हो गया। और 19 और 17 हम जोड़ेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, ये बराबर हो जाएगा हमारे, ये हो गया 19 + √19 का स्क्वायर को 19 ही कहेंगे, प्लस √17 के स्क्वायर को हम 17 ही कहेंगे। और 19 और 17 जोड़ने पे कितना आएगा, 36 आएगा, प्लस 2 गुणे √19 गुणे √17। ठीक है। अब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 323 ही आएगा, ये हो गया √19 + √17 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमें इसका वर्गमूल बताना है। वर्गमूल बताने के लिए क्या करते हैं, इस पर करड़ी लगाते हैं, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल इस पर हम करड़ी लगा देंगे, ये हो जाएगा √19 + √17 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ जो बचेगा ये हो बचेगा √19 + √17। हमारे पास ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ 2 ऑप्शन में ये दे दिए गए हैं, ये एक एक्चुअली मिस्टेक से आ गया है, एक नहीं मिस्टेक से नहीं, ये यहाँ पे इस पे रूट नहीं लगा हुआ, आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन इसमें डी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की जनसंख्या में वार्षिक 5% की वृद्धि होती है और उसकी वर्तमान जनसंख्या ये एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 8 लाख है, तो 3 वर्षों बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ये 5% की वृद्धि हो रही है, यानी अगर हम देखें तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, यानी पहले ये 100 रही होगी, अब कितना हो गई, 105 हो गई। ठीक है। अब हमें बताना है ये 3 साल बाद कितनी होगी, और प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 8 लाख है। ठीक, हम कर देंगे 8 लाख गुणे 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100। ये क्यों किया, क्योंकि जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में जो अमाउंट होता है उसी के फॉर्म में होती है। तो ये 5 साल के लिए, तो इसलिए हमने इसको 5 बार लिख लिया। इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 21/20, ये हो जाएगा 21/20 सब। अब यहाँ से ये 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पे 3 जीरो से कट जाएगा, और ये 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 8 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। यहाँ पे जो बचा वो बचा 100 गुणे 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 441 गुणे 21 करेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ ऑप्शन में जो होगा वो 2 जीरो ही होगा, क्योंकि 1 गुणे 1 करेंगे 1 ही आएगा। अब जो हमारे पास 3 लास्ट का 3 अंक आएगा वो होगा 001। अब किस ऑप्शन में 001 आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि यही सही हो जाएगा। आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई करके अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो दिख रहा है
यहीं से हम आंसर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 50 है, उनका महत्तम समापवर्तक 25 है। यदि संख्याओं का योगफल 75 है तो उनका अंतर क्या है? अगर ये संख्याओं का योगफल है, यानी अगर हम ये मान लें कि वो संख्याएं थी a प्लस बी, ठीक है, ये है 75। अब इसका ये महत्तम समापवर्तक 25 है, यानी इसमें ये कॉमन रहा होगा। अगर हम बात करें कि ये संख्याएं जो हैं इसमें ये कॉमन रहा होगा 25 कॉमन रहा होगा, तभी तो इनका महत्तम समापवर्तक 25 है। अगर हम ये कहें कि ये ना मान के ये संख्याएं a प्लस बी, हम ये माने कि इनका रेशियो जो संख्याओं का था वो था x और y था, अगर इनका रेशियो, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 25x प्लस 25y हो जाएंगी, क्योंकि यही 25 में बड़ी से बड़ी नंबर थी जो इनमें कॉमन थी, तभी इसका ये महत्तम समापवर्तक है और ये 75 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 25 कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 75, ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 और y की वैल्यू 2, या चाहे तो x को 2 कर लें, इसको 1 कर लें। अब हमें बताना है क्या? इसका अंतर बताना है, ठीक है, तो 1 और 2 का अंतर क्या होगा? 1 होगा, और इसका महत्तम समापवर्तक क्या है? 25, तो 1 गुणे 25 कर देंगे, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। आप चाहें तो इसको बेसिक से कर सकते हैं, कुछ इस तरह मान के कि अगर हम ये माने कि एक संख्या x है तो दूसरी हो जाएगी 75 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे रख के अगर हम देखें तो क्या होता है? दोनों संख्याओं का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, यानी 25 गुणे 50 हो जाएगी। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू आएंगी, तो एक पहली नंबर होगी, एक दूसरी नंबर होगी। अगला क्वेश्चन है, 2 नवंबर को सोमवार है, तो ठीक इसके 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब 61 दिन में हम देखेंगे कितने ऑड डेज हैं। 61 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा? 5 आएगा। अगर ये 5 बच रहा है, यानी कि 5 ऑड डेज हैं। अगर यहाँ पे ये जो सोमवार है ये 0 के बराबर है, तो सोमवार से हम 5 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा? पहले आएगा मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये शनिवार, ये भी आंसर सही हो जाएगा। आपको अगर ना समझ में आए तो फिर से समझ लीजिए। जैसे ये 61 है, इसमें हम ये देखेंगे कितने ऑड डेज हैं। ऑड डेज पता करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा ऑड हो जाता है, ऑड डेज हो जाता है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ये 8 टाइम जाएगा, 7 8 56, यानी 5 बच रहा है। अब यहाँ पे हमने शुरू किससे किया था? बेस किसको माना था? सोमवार को माना था, यानी सोमवार 0 था, और ये 5 की वैल्यू बतानी है, तो सोमवार से हम 5 दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा? शनिवार आएगा, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 81,900 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड है पहले वो पता करेंगे। तो अगर हम देखें, ये है 81,900, इसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से, ये हो जाएगा 2 9 2 9 18 10 5 0, फिर 2 से करेंगे 1 4 7 5, अब 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 5 दूना 10 47 5 9 45 25, फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 25 25 5 9 45। एक मिनट, आप देखें यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है 2 से डिवाइड करते हुए, क्योंकि ये 2 चौक 8 गया था, यहाँ पे हमने 19 लिया था, लेकिन यहाँ 0 एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया था। तो ये एक मिनट, इसको करेक्शन करते हैं। इसमें ये हो जाएगा 2 चौक 8, यहाँ पे ये 1 से जाएगा नहीं, तो हम एक एक्स्ट्रा 0 लेंगे और 19 को ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 9 18 10 हो गया, 2 25 10 0, फिर से 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 20 4 7 5, 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 5 चौक 20 0 5 9 45 और 55 25, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 5 8 40, 5 1 5 और 5 1 5 49 हो जाएगा, 5 9 45। इसको 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 21, 3 7 21 और 3 3 9, ये फिर से 3 से चला जाएगा, 3 9 27 और 3 1 3 91, ये 7 से चला जाएगा, ये बचेगा 13। तो इसके जो फैक्टर हुए, ये हो गया 8 1
900 का जो फैक्टर हुआ वो ये होगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 7 पे पावर 1 इंटू 13 पे पावर 1। अब इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं टोटल, तो ये हो जाएगा, ये होता है इस पे जितनी पावर है सब में एक एक ऐड करके सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपनी इसी चैनल पे एक नंबर सिस्टम की पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे वो देख सकते हैं। मैंने ये सब बताया हुआ है कि इसमें टोटल कितने गुणनखंड होंगे जो अभाज्य होंगे। तो हमें लेकिन यहाँ अभाज्य का नहीं बताना है टोटल, यहाँ हमें सम गुणनखंडों की संख्या सिर्फ बतानी है। तो सम बताने के लिए हम पहले ये इसमें सम नंबर कौन सा है? ये 2 है, तो इस 2 वाले में हम कोई भी नंबर नहीं ऐड करेंगे। जैसे ये होता है कि टोटल बताने के लिए ये जो पावर है सब में एक ऐड करके फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें इसके टोटल कितने गुणनखंड होंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 गुणे, इसमें भी एक जोड़ देंगे 1 + 2, इसमें भी एक जोड़ देंगे 1 + 2, इसमें भी एक जोड़ देंगे 1 + 1 हो जाएगा और गुणे 1 + 1 हो जाएगा। ये टोटल आ जाएगा। लेकिन हमें इसका सिर्फ सम बताना है, तो सम बताने के लिए क्या करेंगे, ये जो सम नंबर है इस पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणे, इन बाकी सब में ऐड करते चले जाएंगे। ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो गया 1 + 1 + 1 + 1, ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, 3 त्रिका 9, और ये हो गया 9 × 72, यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 रुपये में 10 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। ये 15 रुपये में, ये रुपए हैं, ये वस्तु है। 15 रुपये में इसने 10 खरीदा और 20 रुपये में 20 की दर से ये बेच दिया। 20 रुपये में 20 की दर से ये बेच दिया। अब हम इसकी वस्तु को सबसे पहले बराबर करेंगे, इसके लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि इसने 30 रुपये में 20 खरीदा था और 20 रुपये में इसने 20 बेच दिया। अब हमें बताना है, यहाँ जाहिर दिख रहा है साफ साफ कि इसने 20 को कितने में खरीदा था? 30 में, और 20 को बेचा कितने में? 20 में, यानी घाटा लग रहा है। कितने का घाटा लग रहा है? ये लग रहा है 10 रुपये का। इस पे 30 रुपये पे घाटा लग रहा है, तो 10/30 प्रतिशत बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 100/3, और 100/3 क्या होता है? 33.33%। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 4/5 पे पावर 2x + 1 इंटू 4/5 पे पावर 5 = 4/5 पे पावर x + 2, हमें x की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो ये देखेंगे यहाँ पे दोनों का बेस बराबर है और मल्टीप्लाई में तो ये पावर जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4/5 पे पावर 2x + 1 + 5 = 4/5 पे पावर x + 2। अब ये बेस बराबर है दोनों का, तो ये जो घात है ये भी बराबर होगा, यानी ये कितना हो गया? 2x + 6 हो गया। 2x + 6 = x + 2। यहाँ से आ जाएगा x, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2x से x माइनस करेंगे x बचेगा, और ये 6 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 6 = -4, यानी ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, p का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या इतना 6 से विभाज्य है। अब आपको बता दें 6 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन ये होती है कि ये जो नंबर है लास्ट का 2 नंबर, यानी कि ये यहाँ पे कोई सम नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ये सम संख्या है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनका योग जो है वो 3 से विभाज्य हो। तो हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या है? 3 + 4 + 5 प्लस p को अभी रहने देते हैं, 7 + 2 + p, ये 6 से विभाज्य होने चाहिए, बस इतना पता करना है। तो ये 6 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 3 7 5 12, और 12 और 7 19, और 19 2 21। अब 21 जो है ये 3 से तो ऑलरेडी विभाज्य हो रहा है, और हमें यही तो चाहिए था। अब हमें बताना है p की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब आप अगर p को 0 कर दें, ये बीच में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से। अगर ये 0 कर दें तब भी ये 3 से विभाज्य है, तो हमें न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गर्म लोहे की छड़ का तापमान 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन स्केल में यह तापमान कितना होगा? आपको बता दें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो केल्विन में होता है 273.15 केल्विन होता है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है 273.15 केल्विन के बराबर, तो 250 कितने के बराबर होगा? इसमें 250 में इतना और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 250 + 273.15 केल्विन। इसको अगर आप ऐड करेंगे ये हो जाएगा 0.15
3, 7 5 12, 2 2 4 1 5, 523, 523.15 केल्विन। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है हमें 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट 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 17 का स्क्वायर 1696 दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, 7 सब में कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम कॉमन करना चाहें तो यह इससे हमें मिलेगा 0.07 को हमने कॉमन कर लिया, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 7 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 9 का स्क्वायर डैश 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 17 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, ये दिया हुआ है 1696, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.0049 इंटू 1694। आप चाहें तो इसका पूरा मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर देखें इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो निकालने की कोशिश करें तो इसको हम ये जो पॉइंट से यहाँ पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 गुणे 0.1694। अब ये जो 49 अगर हम इसको 50 मान लें, अगर इसको हम लगभग 50 मान लें और तो ये क्या हो जाएगा, ये है 0.1694, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 85, ये लगभग 8 के आसपास आएगा और 8 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ये है 83, 8.3006, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में भी आपका यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 से विभाजित संख्याएं हैं, आपको कंडीशन बता दें। 11 से विभाज्य होने की कंडीशन ये होती है कि जो इवन और ऑड प्लेस में नंबर होते हैं, यानी सम और विषम स्थान पे जो नंबर होते हैं उनका डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 का कोई मल्टीपल हो। इसी से हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 6 और 7 कितना हो गया 13 और 9 4 कितना हो गया 13, यानी ये 11 से विभाज्य होगा, सही है। इसमें देखेंगे 7 4 11, 6 4 10। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये था क्या था 7 6 13, 9 4 13, ये 13 माइनस 13 हमने किया, ये 0 आ गया, ये विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे देखेंगे 7 4 11, 6 4 10, 1 आ रहा है, ये 0 है नहीं या ना ही 11 है, तो ये नहीं विभाज्य होगा। इस नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा 1 और 6 7 और 7 5 11, सॉरी 7 5 12 और ये 0 है तो ये हो जाए, ये 0 प्लस 1 करेंगे यानी 1 हो जाएगा, ये हो गया 12 माइनस 1 इक्वल टू 11, यानी कि ये भी विभाज्य है। अगर इसकी बात करें ये हो जाएगा 7 8 है 15, 15 1 16 और यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 0 यानी कि 6, तो 16 माइनस 6 करेंगे यानी 10 आ रहा है, ये 10 11 से नहीं विभाज्य होगा, यानी कि ये नहीं होगा। तो जो सही ऑप्शन है 1 और 3 ऑप्शन सी में है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। समचतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और एक दूसरे जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल। यहाँ इसके विकर्ण दिए हुए हैं। आपको बता दें कि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर ये टोटल 24 है तो ये कितनी होगी, ये 12 होगा, और ये टोटल 10 है तो ये कितना होगा 5 होगा। अब पाइथागोरस से आप देखें तो ये क्या है, यहाँ पे अगर इसको हम बेस माने तो ये हाइट हो जाएगी, तो ये क्या है 12 है और ये 5 है तो ये कितना होगा 13 होगा। आप चाहे तो करके निकाल ले, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये हो गया 169 और 169 को हम रूट में लिखेंगे, रूट 169 हो जाएगा 13 के बराबर और यही इसकी साइड हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी एक अंकीय विषम अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले आपको बता दें विषम संख्या क्या होती है, जैसे कि विषम हो गई 3 5 7 9, लेकिन ये एक अंकीय है और सबसे बड़ी इसमें क्या होगी, ये 9 हो गई। लेकिन हमें बताना अभाज्य भी है। अभाज्य क्या है, जो किसी एक जिसका 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 हो या वो दो संख्या खुद हो, लेकिन 9 का 2 फैक्टर हो सकता है, 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 को नहीं लेंगे तो कौन सी संख्या बची, 7 बची, यानी कि ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सप्तभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। आपको बता दें कि कोई भी अगर पॉलीगन है यानी कि बहुभुज है, उसके जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो होता है n-2 गुणे 180। इस फॉर्मूले पे रखेंगे। अगर इसमें 7 भुजाएं हैं तो 7 - 2 गुणे 180 कर देंगे, ये हो जाएगा
5 गुणे 180, 18 25 90 यानी कि 900। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। यानी कि हमें जो 20% की वैल्यू दी हुई है वो 120 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 120/20। इसको 0 से काट देंगे यानी कि 6 आ जाएगी। हमें बताना है किसने की है, 120% की वैल्यू बतानी है, तो 120% की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणे 120, ये हो जाएगा 12 × 72 यानी कि 720। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसके इकाई के अंक बताने हैं। इस पे देखें ये 7 है, इकाई का अंक यहाँ पे 7 है और इस पे पावर कितनी लगी हुई है 234 की। इसको 234 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये 34 को देखें, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। तो अगर यहाँ पे 2 बच रहा है तो हम सीधे सीधे ये 7 की पावर 2 की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही इकाई का अंक हो जाएगा। ये हो जाएगा 49, इकाई का अंक कितना आ रहा है 9, यानी कि ये बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x विषम संख्या है, y सम संख्या है तो ये क्या होगा। ठीक है, अब आप मान लें कि एक विषम संख्या, हमने इसको 3 मान लिया, y को एक सम संख्या यानी 2 मान लिया। अब इस पे रख के पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा x क्या विषम है यानी 3 × 3 = 9, 2 दूना 4 -3 दूना 6, ये हो गया 9 × 4 = 13 -6 = 7। अब ये 7 कैसा क्या है, सम है या विषम है, ये विषम है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि सम और विषम दोनों मान लेते हैं, लेकिन सम और विषम क्यों, यहाँ पे जब ये सिर्फ सम आ रहा है तो ये क्या होगा, सिर्फ सम ही होगा। सॉरी, ये विषम आ रहा है तो विषम ही होगा। अगर आपको ये दे रहा है कि अगर ये सम होगा, जब x बड़ा होगा y से, हमने x को बड़ा ही माना है y से, फिर भी ये विषम आ रहा है, यानी यही ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 सेंटीमीटर किनारे के कितने घन को 18 सेंटीमीटर किनारे के घन से काटा जा सकता है। अगर आप कहें कि हम ये 18 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसे 3 सेंटीमीटर का काटना है तो हम कितने काटेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि इसके टोटल 6 टुकड़े हम काट सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 3 सेंटीमीटर के हैं। अब अगर ऐसे हम बात करें, ये एक घन है, ये कुछ इस तरह है, इसके 6 टुकड़े काट सकते हैं, ये ऐसे भी कटेंगे 2 3 4 5। अब इसकी सतह पे कितने घन दिख रहे हैं, ये 6 है, इधर भी 6 है तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, और ये घन है तो ये नीचे की तरफ भी होगा इसकी साइड्स, यानी 6 उधर की तरफ होगा, तो टोटल कितने घन हो जाएंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 6 का क्यूब, ये हो जाएगा 216, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x का पूरक कोण इसके समपूरक कोण का 6 गुना है तो x की वैल्यू बतानी है। आपको बता दें कि पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 हो, तो x का पूरक क्या हो जाएगा, 180 - x हो जाएगा, तभी इनका योग 180 होगा। और x का जो समपूरक होता है, समपूरक वो होता है जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो x का समपूरक क्या हो जाएगा, 90 - x हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पूरक है ये समपूरक का 6 गुना है, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 180 - x = 6 गुणे 90 - x। ठीक है, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 180 - x = 9 × 6 = 54 - 6x। ठीक है, ये इधर आएगा, 6x को इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। आप 180 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 बचेगा, यहाँ पे 540 से 180 माइनस करेंगे, ये 360 बचेगा, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 360/5 यानी कि 72, यानी कि ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ये दिया हुआ है नंबर 5 पे पावर इतना को 6 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होगा। आपको अगर ये नहीं पता कि ऋणात्मक शेषफल क्या होता है तो आप हमारे चैनल पे नंबर सिस्टम का जो वीडियो है वो देखें, आप वहाँ से क्लियर कर लेंगे। अब ये 5 है, अगर 5 को हम 6 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा शेषफल 5 बचेगा, लेकिन अगर हम माइनस शेषफल लें तो 5 में हमें ये 6 से काटने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 1, यानी कि 6 से 1 घटा दें तो ये 5 आ जाएगा, तो इसका ऋणात्मक जो शेषफल होगा वो हो जाएगा -1।
अब -1 पे पावर 7 4 6 9 है। अब -1 पे पावर ये अगर 9 है तो 1 पे अगर कोई नंबर पे पावर, कोई माइनस नंबर है उस पे पावर अगर ये विषम संख्या आती है तो वो माइनस में ही आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू -1 है तो यानी रिमाइंडर भी -1 है। आपको बता दें कि अगर ये -1 है तो इसको हमें प्लस मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर जिससे डिवाइड किया था उसको जोड़ देंगे इसमें, यानी ये 5 आ गया, यानी इसका शेषफल हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध बताएं। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच जो संबंध होता है वो होता है बहुलक इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। ये आप याद कर लीजिए, ये हर एक साल पे एग्जाम में आता है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 0.2 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं। तो अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.2 गुणे 1000 यानी कि 200 ग्राम। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है DEF फिगर दिया हुआ है, ये समांतर चतुर्भुज बता रहा है DEFG। ये जो DEFG है ये समांतर चतुर्भुज है। अगर ये 70 है तो ये आपको दिख रही है ये लाइन, यहाँ पे एक और दिया हुआ ABCD पैरेलल है। ये AB और CD अगर पैरेलल है तो ये 70 है तो ये कितना होगा, ये भी 70 होगा। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, ये भी 70 होगा। तो और अगर ये 70 है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो x कितना हो जाएगा, 180 - 70 यानी कि 110। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 पेंसिल की कीमत 3 सही 3/4 रुपये है, तो 2 पेंसिल की कीमत बताएं। यानी कि 5 पेंसिल की जो कीमत है वो है 3 सही 3/4। तो यहाँ से एक पेंसिल की क्या आ जाएगी, एक पेंसिल बराबर की कीमत हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 3 12 3 15 15/4 डिवाइडेड बाई 5। ये एक पेंसिल की कीमत आ गई। हमें बताना है कितने का है, 2 का बताना है। तो ये हो जाएगा 15/4 गुणे 5 गुणे 2। ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 3/2 रुपये। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 महीनों के लिए 15% वार्षिक दर से 3000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब 15% है, वार्षिक है, लेकिन हमें 8 ही महीने का बताना है। तो ये कितने प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 8 महीने का, ये हो जाएगा 15 गुणे 8/100 सॉरी 8/12। क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, हमें 8 महीने का बताना है और ये हमें 12 महीने का दिया हुआ था। ये हो जाएगा 4 दूना 8 4 3 12 3 5 15 यानी कि 10% ही ब्याज मिलेगा हमें। अब 8 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 10%। अब 3000 का 10% निकाल लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3000 गुणे 10/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 गुणे 10 हो जाएगा 300। ये हमारे पास ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं के बीच अंतर 9 है। यदि दूसरी संख्या का 7 गुना पहली संख्या के 5 गुने से 23 कम है तो इन संख्याओं का योग क्या है। मान लें कि इनका अंतर जो है ये x - y = 9 है। ये दिया हुआ है इनका अंतर दूसरी संख्या का 7 गुना। अगर हम मान लें कि ये दूसरी संख्या है y, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या का जो 7 गुना है पहली संख्या के 5 गुने से 23 कम है, यानी कि ये हो जाएगा 5x - 7y। एक सेकेंड, ये हो गया 5x - 7y = 23, क्योंकि ये जो 7 गुना है यही 23 कम है, तो इसलिए अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इसमें हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 5x - 5y = 9 × 5 = 45। ये हो जाएगा 5x - 7y = 23। घटाएंगे इसको, ये माइनस में होकर कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब +7y - 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। अब ये 45 में से 23 घटेगा, कितना बचेगा 22। y बराबर आ गया हमारे पास 11। अगर y 11 है तो y की वैल्यू इसमें रख देंगे,
तो ये हो जाएगा x बराबर आ जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 9, यानी कि x बराबर 11 और 9 कितना होता है 20। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा 9 प्लस 11 एक मिनट, x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 11, यानी कि 20 प्लस 11 इक्वल टू 31। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाया जाता है, 28 सेंटीमीटर व्यास के बेलन में बदल दिया जाता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि बेलन की ऊंचाई नहीं पता। अगर ऊंचाई नहीं पता तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता कर सकते। अगर ये धातु का गोला पिघला के बेलन बनाया जाता है तो इसका क्या नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। हमें दो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, पाई से पाई यहाँ कट गया, आर स्क्वायर की आर की वैल्यू क्या दी हुई यहाँ पे 21 दी हुई है, तो हो जाएगा 21 गुणे 21 इक्वल टू, यहाँ पे भी आर की वैल्यू, इसका व्यास हमें दिया हुआ है बेलन का। अब ये बेलन का व्यास है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो रही होगी 14 रही होगी, ये हो जाएगा 14 गुणे 14 गुणे एच, यहाँ से हो जाएगा 3 सतह 21, 3 सतह 21, 7 दूनी 14। ठीक है, अगर इसको भी काट दें और तो ये हो जाएगा 7 तिरिक 21, 7 दूनी 14 और 2 गुणे 2 4, इससे कट जाएगा, यानी h बराबर आ गया 21 गुणे 3 यानी कि 63। अब हमें टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 गुणे एच की वैल्यू कितनी है 63 और आर की वैल्यू है 14, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 दूना 44 दूना 88 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 14 और 63 कितना हो जाएगा 77, 88 गुणे 77, 88 का 77 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये हो जाएगा 88 गुणे 77, 7 8 56, 7 8 56 और 5 61, और ये हो जाएगा इससे 7 8 56 के 6 और 7 8 56 और 5 61, ये हो जाएगा 6 7 7 6, यानी कि 67 76। ऑप्शन में देखेंगे किस में ये है ऑप्शन बी में, यानी कि ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है हमारे पास, ये यहाँ से बताना है a की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे है ये 3 पे पावर 2a प्लस 1। हम अगर देखें ये 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू 3 पे पावर 4 a प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 3 पे पावर 2a प्लस 1 गुणे 3 पे पावर, ये हो जाएगा 4a माइनस 8 इक्वल टू 3 पे पावर 4a प्लस 1। इसको ऐड कर लेंगे, ये दोनों का बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी, ये हो जाएगी 3 पे पावर 2a प्लस 4a प्लस 1 माइनस 8 इक्वल टू 3 पे पावर 4a प्लस 1। अब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी। ये कितना है, ये हो जाएगा 6a माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4a प्लस 1, इसको माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2a और ये इधर आएगा प्लस में आ जाएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि a की वैल्यू आ गई 4। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैन्य शिविर में 60 दिनों में 50 सैनिक 300 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं। यदि 5 सैनिक छुट्टी ले ली तो कितने दिनों में शेष सैनिक 200 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है m1 गुणे d1 इक्वल टू m2 गुणे d2। यहाँ पे जो पहले आदमी थे कितने सैनिक थे 50 थे,
कितने दिन के लिए था? ये 60 दिन के लिए था। और भोजन कितना था? एक दिन में ये कितना चावल खा रहे थे? ये 300 किलो खा रहे थे। तो ये टोटल इतना खा रहे हैं। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? पहले अब 5 कम हो गए, यानी कि पहले 50 सैनिक थे, अब कितने सैनिक बचे? 45 सैनिक बचे। हमें ये दिन बताना है कितने दिन के लिए खाएंगे, कितने दिन ये चलेगा और कितना खा रहे हैं। ये 200 किलोग्राम चावल खा रहे हैं। अब यहाँ से हमें डी की वैल्यू पता करनी है। यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो इधर से कट गया। अब यहाँ से आ जाएगा डी इक्वल टू D2 इक्वल टू 50 गुणे 60 गुणे 3 बटे 45 गुणे 2। ये हो जाएगा 15 तिया 45। ये हो जाएगा 10 पचे 50 3 5 तिया 15। ये कट जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 10 से कट जाएगा। 20 जो है 2 से कट जाएगा। ये बचेगा यहाँ पे 10 गुणे 10 इक्वल टू 100। यानी ये 100 दिन तक खाना चलेगा। यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आपको अगर और प्रैक्टिस सेट चाहिए यूपी टेट के लिए, जो कि एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो या डाउट में हो, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।